Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. So yes, in yesterday's video I have given you a very short introduction about estimation, and I have told you an intro like what estimation is exactly, what it does, and how can we estimate different things. I have given you some examples, but in today's video we are gonna study it in detail so that you all will understand it very इजीली. अब एस्टिमेशन क्या होती है? अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन को. सबसे पहले हम एस्टिमेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि एन एस्टिमेशन इज अ रफ एजुकेटेड गेस to the value of physical quantities by using prior experiences and sound physical reasoning. अब यहाँ पे ये क्या बात हो रही है? यहाँ पे ये सिंपल हमें ये बोल रही है, देखिए एस्टिमेशन हम डेली लाइफ में हर जगह इस्तेमाल करते हैं, सही है. एस्टिमेशन हर जगह पर यूज़ होती है. अगर हमें टाइम एस्टिमेट करना है तो हम यही चीज़ देखते हैं ना कि what was the previous time that we looked at, right? For example, अगर आपने 2 बजे नमाज पढ़ी and anybody ask you about the time, then you will estimate the time. You will see that at 2 o'clock I had prayed, so then I'll do study like for a half hour or anything like that, and then you will estimate like it would be like 3 or 3:30. So that is called the estimation, in which you do not directly look at something but you just made an estimation like it could be. Now estimations can be of two types. It can be like a rough educated guess or a rough guess, सही है. अब रफ एजुकेटेड गैस को हम एक स्मार्ट गैस भी कह सकते हैं. अभी स्मार्ट गैस कैसे हो सकता है? स्मार्ट गैस का मतलब ये है कि आप अपनी थिंकिंग की एबिलिटी को यूज़ कर रहे हो. आपसे किसी ने कुछ पूछा कि भाई, फॉर एग्जांपल यू went to a garden, and in the garden you saw, let's say, 4 rows of flowers, and somebody asked you that how would you estimate, like what do you think, how many flowers would be in the garden? So if you want to make a rough guess, you will say it would be like around 200 to 250 flowers. Now this is a rough guess, but if you want to make a rough educated guess or a smart guess, what you will do is that you will start counting up the flowers. Not all, but you will start counting up one row, like one column and one row of the flowers, and then you will multiply them, and then you will multiply them with the number of rows it has, so you will get the value. Like these are this is my estimation, like इतने फ्लावर्स हो सकते हैं उस एरिया के अंदर. नाउ ये हमारे पास कौन सा गैस हो गया? हमारे पास हो गया रफ एजुकेटेड गैस, हो गया, सही हो गया. अब यहाँ पे इन्होंने हमें डिफरेंट एग्जांपल्स दिए है कि हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे पता कर सकते हैं. यहाँ पे इस वाली एग्जांपल को नीचे इन डिटेल बताया हुआ है, तो हम साथ साथ कर लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे दिया एस्टिमेशन ऑफ लेंथ. अब लेंथ हमारे पास कैसे एस्टिमेट हो सकती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ. यस, तो लेंथ हमारे पास कैसे पता हो सकती है? हम लेंथ को कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास देखिए लेंथ में दो तरह की चीज़ें होती हैं. एक होती है कि अगर एक लेंथ बहुत बड़ी है तो उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, या एक लेंथ बहुत छोटी है तो उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे. तो बहुत सिंपल है. हम इसको कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास एक लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है जो बहुत बड़ी है, अब उस बिल्डिंग के साइज़ की हमारे पास ना कोई स्केल होता है ना कोई रूलर होता है. अच्छा, एस्टिमेशन का एक रूल होता है, वो ये कि यू कैन कंसीडर एनीथिंग एज ए रूलर, सही है. आपको लाइक यू कैन टेक एनीथिंग एज ए रूलर जिसकी लेंथ आपको पता है. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ बुक. क्या अगर आपको बुक की लेंथ पता है तो आप कहोगे कि यस, आई एम गोइंग टू टेक दिस बुक एज ए रूलर. यू कैन टेक योर हैंड एज अ रूलर. You can take your pinky finger as a ruler. You can take anything as a ruler जिसकी लेंथ आपको पता होती है. ये एस्टिमेशन का पहला रूल है, सही है. यू कांट टेक अ रूलर डायरेक्टली, बट यू कैन टेक एनीथिंग एज अ रूलर. याद रखिएगा, वो चीज़ जिसकी लेंथ आपको पता है, यू कैन टेक दैट एज अ रूलर, सही हो गया. देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ, रिमेंबर दैट एनीथिंग कैन बी अ रूलर. कुछ भी रूलर हो सकता है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने यही चीज़ लेनी है, यही चीज़ लेनी है. यू कैन टेक एनीथिंग एज अ रूलर. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम एस्टिमेशन अगर कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला ना कि दो तरीके से होता है कि हम एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं और छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं. तो ये कैसे होगा? यहाँ इन्होंने लिखा बिग थिंग्स इनटू स्मॉलर थिंग्स. अच्छा, अगर बड़ी चीज़ को हम छोटी चीज़ में कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सही है. बुर्ज खलीफा ले लेते हैं. वैसे बिल्डिंग तो सारी बड़ी होती है, लेकिन कोई भी हम बड़ी बिल्डिंग लेंगे, सही है.
अब मेरे पास ना कोई इतनी बड़ी कोई रूलर है, ना मैं इतनी बड़ी कोई चीज़ है कि मैं उसको जिसकी मुझे लेंथ पता हो और फिर मैं उसको एज रूलर लूँ और फिर मैं उसकी हाइट पता करूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं उस बड़ी बिल्डिंग को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करूँगी। कैसे कि मैं कहूँगी कि मेरे लिए एक बड़ी बिल्डिंग की हाइट पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए उसी एक बिल्डिंग के एक फ्लोर की हाइट पता करना मुश्किल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट किया। नाउ अब मेरे पास एक फ्लोर आ गया। अब मैं उस फ्लोर की हाइट कैसे पता करूँगी कि मैं कहूँगी कि भई कितने लोगों को एक दूसरे के शोल्डर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा कि वो सीलिंग को टच करे, लाइक हाउ मेनी पीपल हैव टू स्टैंड ओवर ईच अदर शोल्डर टू टच द सीलिंग। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 3 लोगों को एक दूसरे के कंधों के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है और जो तीसरा बंदा है उसकी जो हाइट है वो सीलिंग को टच कर रही है। अब फिर मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो 3 बंदे हैं, मैं उन तीनों के हाइट को पता करूँगी। मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, उन तीनों की जो हाइट है वो है 5 मीटर्स की, सही है। अब वो 5 मीटर्स की उन तीनों बंदों की हाइट हो गई है, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगी 15 मीटर्स की उन बंदों की हाइट हो गई है, सही। मतलब कि अब मुझे क्या पता चल गया कि एक फ्लोर की हाइट जो है वो 15 मीटर्स है। अब मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर 6 फ्लोर्स हैं, तो उसकी जो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 90 मीटर्स। तो ये कैसे हो गया, ये हमारे पास हो गया एक स्मार्ट गैस। समझ गए आप लोग कि स्मार्ट और रफ गैस क्या हो जाता है। इस तरह हम ये चीज़ पता कर लेते हैं। मैं आप लोगों को इसका मैथमेटिकल भी करके दिखा देती हूँ, आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि, ठीक है, वेट। यस गाइस, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथमेटिकल लिखा है कि अगर आप लोगों को वो बोलेगा कि बिल्डिंग की हाइट पता करें तो आप किस तरह उसका मैथमेटिकल करेंगे, सही है। सबसे पहले आप लोग को ऊपर लिखना होगा कि नंबर ऑफ पर्सन के आप कितने लोगों को ले रहे हैं। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप कितने भी बंदों को ले सकते हैं। बस पता ये आपको होना चाहिए कि आपको उनकी हाइट पता होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर सिंपल ले लिया कि मैंने यहाँ पे 3 लोगों को ले लिया, सही हो गया। और मैंने फिर लिखा कि हाइट ऑफ पर पर्सन। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो 3 बंदों को सेलेक्ट किया, मैंने ये देखा कि उन तीनों बंदों की हाइट एक जैसी है। उन तीनों बंदों की हाइट जो है वो 5 मीटर्स है। यहाँ पे मैंने लिखा हाइट डिफरेंट भी हो सकती है क्योंकि सिंपल बात है, अगर डिफरेंट हाइट होगी तो आप हाइट्स को आपस में ऐड कर लें और फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ पर्सन के साथ। तो मेरे पास हाइट ऑफ पर पर्सन 5 है, तो मैंने 5 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। यहाँ पे आप लोग देखें, और मेरे पास जो टोटल वो आ गई है वो आ गई 15 मीटर्स। मतलब हाइट ऑफ वन फ्लोर कितना आ गया, 15 मीटर्स आ गया। अब मैंने देखा एक फ्लोर की हाइट 15 है, तो 6, इतना मैथ्स तो आप सबको आता होगा ना कि अगर एक फ्लोर की हाइट 15 मीटर्स है तो 6 फ्लोर्स की हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास। मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 के साथ और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 90 मीटर, सी। तो अब मेरे पास क्या पता चल गया कि 90 मीटर इज बेसिकली द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सी। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, आई नो इट्स टू मेसी राइट नाउ क्योंकि मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, बट मेरा मेन फोकस ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अगर कुछ ना समझ आया करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी अगर कुछ नहीं समझ आएगा। तो ये मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल दे दिया कि अगर वो आप लोगों को बोलेगा कि गिव मैथमेटिकल प्रूफ दैट हाउ कैन यू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, तो आप लोग किस तरह करेंगे, ये इस फॉर्मेट में आप लोगों ने वहाँ पे पेपर में लिखना है। ये आप लोगों को मैंने इस तरह बता दिया, सही है। यस गाइस, तो यहाँ पे हम बुक की तरफ वापस आ गए हैं। हम इसको तो रीड करते हुए चलते हैं कि कैसे होता है। अब यहाँ पे एक सिंपल वही चीज़ है कि अगर हमने लेंथ पता करनी है तो हम बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, एक बहुत छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइट की बिल्डिंग की हाइट ही पता करनी है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हमारे लिए उसको बहुत मुश्किल है उसकी हाइट पता करना, तो हम उसको डिवाइड करेंगे फ्लोर्स के अंदर और हम एक सिंगल फ्लोर की हाइट पता करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि कितने लोगों को एक दूसरे के शोल्डर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा ताकि वो सीलिंग को टच करेंगे। उसके थ्रू पर हम उनकी हाइट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हम टोटल वैल्यू लाएंगे कि यस एक बिल्डिंग की हाइट एक फ्लोर की हाइट इतनी होगी, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ फ्लोर्स के साथ ताकि हमारे पास पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाए। सही है, हम इस तरह से ये पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बिल्डिंग, क्योंकि इतना बड़ा कोई रूलर नहीं होता हमारे पास, तो हम इस तरह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को उसके फ्लोर्स में कन्वर्ट करते हैं और एक फ्लोर की हाइट को पता करके हम बड़ी चीज़ की लेंथ पर हम इस तरह पता कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है कि अगर हम इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बहुत छोटी सी चीज़ है और अगर हमने उस बहुत छोटी चीज़ की लेंथ को है जो पता करना है या थिकनेस पता करनी है, तो हम उस छोटी चीज़ को थोड़ी सी बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उस बड़ी चीज़ की लेंथ पता करते हैं और फिर
हम उसको डिवाइड कर लेते हैं जितने भी उसके अंदर चीज़ें होंगी, और ताकि मेरे पास एक छोटी चीज़ की लेंथ पता हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेपर है, उसका मुझे एक पतला से A4 साइज जो पेपर होता है, मुझे उसकी थिकनेस पता करनी है, तो बहुत पतली चीज़ है मेरे लिए, बहुत मुश्किल होगा करना। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक स्टैक ऑफ पेपर लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टैक ऑफ पेपर की जो है वो थिकनेस पता करूँ। और जब मैं उसको उसकी थिकनेस पता कर लूँगी और उसको फिर मैं डिवाइड कर दूँगी बाय द नंबर ऑफ पेपर्स इट हैज़। तो सिंपल है, पहले मैंने थिकनेस पता करनी है, फिर मैंने उसको देख लेना है कि इसके अंदर कितनी शीट्स हैं, और मैंने उसको आपस में डिवाइड कर लेना है, जिसके थ्रू एंड में मेरे पास जो है वो टोटल लाइक एक जो उसके अंदर पेपर होगा उसकी मेरे पास उसकी थिकनेस आ जाएगी, और मुझे पता चल जाएगी कि हाँ भाई एक पेपर की यही हो जाती है। सर यहाँ पे लिखा है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल टू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर वी हैव टू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ अ स्टैक ऑफ पेपर, एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ पेजेस इन द स्टैक. And these same strategies of breaking big things into smaller things or aggregating smaller things into bigger things can sometimes be used to estimate other physical quantities such as mass, time और हम कर सकते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए भी इस चीज़ का भी मैथमेटिकल लिख दिया है कि अगर आप लोगों ने, आपके पास एक छोटी चीज़ है, आपने उसकी लेंथ पता करनी है, तो आप कैसे उस छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और बड़ी चीज़ की लेंथ पता करेंगे, और फिर आप उससे बड़ी चीज़ से फिर आप दोबारा छोटी चीज़ को कैसे लेंथ पता कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब यहाँ पे मैंने वहाँ पर जो एग्जाम्पल दी थी, दैट वी हैव टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। हम एक पेपर है हमारे पास बहुत पतला, एक A4 साइज पेपर तो कितना पतला होता है ना। अगर उसकी थिकनेस पता करनी है, लेंथ की बात नहीं हो रही, लेंथ का होता है वो तो इजीली पता होती है, थिकनेस मालूम करनी है, तो थिकनेस कैसे पता करेंगे। मैं वैसे क्या करूँगी, मैं आपको वैसे बता चुकी मैं आप लोगों को कि कैसे होगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ मैथमेटिकल दे रही हूँ कि कैसे हो सकता है। सही है। सबसे पहले आप लोगों ने एक लेना है स्टैक ऑफ पेपर, लाइक वी हैव टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ स्टैक ऑफ पेपर। और फॉर एग्जांपल अब मैंने ये कैसे पता किया कि 1.5 सेंटीमीटर हो रही है, मैंने कैसे पता किया कि मैंने एक अपनी पिंकी फिंगर लिया। सही है। मेरी जो एक पिंकी फिंगर होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो आप लोग लिख लें कहीं पर, ए वन लेंथ ऑफ वन पिंकी फिंगर इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो मैंने देखा जो स्टैक ऑफ पेपर है वो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने उसको डेढ़ दे लिया, मैंने उसको 1.5 सेंटीमीटर ले लिया, कि मुझे पता चल गया कि थिकनेस ऑफ वन स्टैक ऑफ पेपर इज़ लाइक अबाउट 1.5 सेंटीमीटर। सही हो गया। फिर मैंने काउंट किया कि भाई वो जो मेरे पास पूरा स्टैक है उसके अंदर कितने पेपर्स हैं, वहाँ पे लिखा होता है वैसे तो मैंने देखा उसके अंदर 100 पेपर्स हैं। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई एक स्टैक ऑफ पेपर जो है उसके अंदर 100 पेपर्स हैं, और उसकी जो थिकनेस है पूरे स्टैक की दैट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर्स। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने अब एक पेपर की, सिंगल पेपर की, अब मैंने जो लेंथ पता करनी है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर सकती हूँ कि मैं मेरे पास जो थिकनेस आई है पूरे स्टैक ऑफ पेपर की, मैं उसको डिवाइड कर दूंगी बाय 100, लाइक डिवाइड कर दूंगी बाय द नंबर ऑफ पेपर्स इट हैज़, तो मेरे पास आ जाएगी थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। तो आप लोग देख सकते हैं 0.015 सेंटीमीटर अब मेरे पास ये थिकनेस है, ये एक शीट ऑफ पेपर की। अब मैं अगर ये मैथमेटिकल ना देती ना, तो फिर मैं कभी भी ये एस्टिमेट यहाँ तक पहुँच ना पाती कि यहाँ तक मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखें, अब ये जो है ना पूरा, ये मेरे पास है एक स्मार्ट गैस, दैट इज अ रफ एजुकेटेड गैस, लाइक आई हैव पुट डिफरेंट फार्मूलाज, मैंने अपनी थिंकिंग की एबिलिटी यूज़ की है। मैंने एक पेपर, सिंगल पेपर की नहीं हो सकती, मैंने पूरे स्टैक की थिकनेस पता की, फिर मैंने उसके नंबर ऑफ पेपर्स काउंट किए, फिर मैंने उनको डिवाइड किया, मैंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले आई कि यस दिस कुड बी द थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। नाउ दिस इज अ वेरी स्मार्ट, तो ये चीज़ है। इसका भी आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का भी बहुत हेल्प करेगा आगे। सही है। यस गाइस, तो अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम लेंथ, कि हम वॉल्यूम और एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं लेंथ। अब लेंथ तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी बड़ी चीज़ को छोटी में या छोटी चीज़ को बड़ी में चेंज करने के बाद हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, हम स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज जो होते हैं वो पुट करके। रिश्ता कैसे, अब यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास एस्टिमेटिंग एरिया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर एनी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी एक ज्योमेट्रिकल शेप हो जाती है, कोई भी सर्कल शेप या स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बास्केटबॉल है, तो हाँ बास्केटबॉल की शेप क्या होती है, स्फेयर होती है, सर्कल होती है, तो मैं एक सर्कल शेप उसकी कंसीडर कर लूँगी। सही है। और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर फार्मूलाज पुट करूँगी, जिससे आप लोगों को पता होगा सर्कल का एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला होता है, जैसे स्क्वायर का एरिया और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, हम उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। और यस, इसके थ्रू पे हम लोगों को पता चलेगा कि उस स्पेसिफिक चीज़ का एरिया क्या है या उस स्पेसिफिक चीज़ का
वॉल्यूम क्या है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को फार्मूलाज दिख रहे होंगे, सर्कल का फार्मूला और स्क्वायर का। सर्कल का सिंपल एरिया का फार्मूला आप लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह जो उसका वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब का फार्मूला हो जाता है। इसी तरह हमारे पास कोई स्क्वायर या फिर कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होगा, उसमें हम जो एरिया का फार्मूला लगाएंगे हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाना चाहेंगे तो वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट होगा। इन फार्मूलाज को आप अपने बुक में लिख लीजिएगा साथ, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को याद रहेगा कि आप लोगों ने किस चीज़ के लिए कौन सा फार्मूला कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल सॉल्व किया है जिसमें हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है और लेंथ हमारे पास 1 मीटर दी है। अब ये लेंथ आप लोगों को गिवन भी हो सकती है, आप लोगों को एस्टिमेट करने का भी दिया हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर कंसीडर किया है। अब मैंने इसको दोनों तरीके से सॉल्व किया है। मैंने एक स्फेयर भी लिया है, मैंने स्क्वायर शेप भी लिया है। स्फेयर में मेरे पास फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने सिंपल इसमें वैल्यूज़ लगाई हैं और मेरे पास आंसर्स आ जाते हैं। और रेक्टेंगुलर में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, मेरे पास आंसर्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ से हम बुक से भी देख लेते हैं कि बुक में क्या है। बुक में हमें कह रहा है कि while dealing with area or volume of a complex object, introduce a simple model of the object such as a square or a box. Simple मतलब है कि we have to consider geometrical shape that can be a sphere, circle या box मतलब square shape हो सकती है। और हमने उसकी एस्टिमेट करनी है लीनियर डायमेंशंस, मतलब रेडियस ऑफ द स्क्वायर, लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ विड्थ हाइट वैसे बात है कि हो गई, लेंथ फाइंड आउट करनी है। और लेंथ मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी कैसे फाइंड आउट होगी, किसी बड़ी चीज़ को छोटी, किसी छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करने के थ्रू हमारे पास लेंस आ जाएंगी। सही हो गया। और यहाँ पे इसके बाद वो कह रहा है कि हमें जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज होते हैं जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर भी लिख कर दिए थे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बुक पर ही कहीं लिख लें, आप लोगों को हेल्प करेगा। और इसके थ्रू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है वो हमें एरिया या वॉल्यूम दे दें और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो। तो सिंपल चीज़ होती है ना कि आप लोगों को बस फॉर्मूला रीअरेंज करना होता है और उसके थ्रू आप लोगों को ये सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशंस। अच्छा, यहाँ पे इसके नीचे आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग याद कर लें, क्योंकि लाइक देखिए, एस्टिमेट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पता भी होना चाहिए किसी चीज़ का ना। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बहुत छोटा है, तो कितना छोटा होगा, कितनी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो मैं ये प्रेफर करूँगी आप लोग क्योंकि इसे याद कर लें, क्योंकि आई गेस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में तो ये ऐसा नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में ये ज़रूर आता है। तो आई विल प्रेफर कि आप उसको याद कर लें। अगला हमारे पास टॉपिक है एस्टिमेटिंग मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटीज। सो यहाँ पे अब हमें यहाँ पास क्या बोल रहा है कि हमें मास फाइंड आउट करना है वॉल्यूम और डेंसिटीज के थ्रू। वॉल्यूम तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया ना कि आप लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे बाय कंसीडरिंग एनी ज्योमेट्रिकल शेप, और आप लोग उसका और उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला पुट कर लेंगे, और इसके थ्रू इस तरह आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे जब वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, और डेंसिटी हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगी। डेंसिटी हमारे पास फाइंड आउट होगी, हमें 3 डेंसिटीज़ को याद करना होगा, जिसमें हमारे पास एयर की डेंसिटी आ जाती है, वाटर की डेंसिटी आ जाती है, और जैसे ये देखिए मैंने एयर की हाईलाइट कर दी है। एयर की डेंसिटी हमारे पास 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाती है। इसी तरह वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाती है, और किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की 10^4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाती है हमारे पास वैल्यूज़। ये 3 वैल्यूज़ आप लोगों को याद करनी होंगी, और उसके बाद आप लोगों को देखना होगा कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। उसके थ्रू आप लोग फिर डेंसिटीज़ को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बास्केटबॉल है, मैं उसको पानी के ऊपर रखूँगी तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। इसका मतलब है उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम है और एयर से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं कह दूँगी भाई ये 100 होगी या 200 होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एस्टिमेट इसी तरह लगता है हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास डेंसिटीज़ आ जाएंगी, और वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह होगा। और इसके थ्रू पर हम लोग मास फाइंड आउट करेंगे। मास हमारे पास उसका एक फार्मूला होता है जो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हियर यू गो गाइस, यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला, आप लोगों को मेन फार्मूला जो होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फार्मूला होता है। मास का फार्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम का फार्मूला मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो मेन फार्मूला है यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम का है। और सिंपल अगर हमने मास फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। बस आप लोगों ने मेजर फार्मूला याद करना है, उसकी जगह आप लोगों ने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। और जो बात रही डेंसिटीज़ की, स्टैंडर्ड डेंसिटीज़ आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होंगी। वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एयर की 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सॉलिड की 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिससे 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हम
कह सकते हैं, बस आपको सिंपल इसको पुट करना होगा और ये इस तरह हमारे पास आएगा। यस गाइस, तो अब हम बुक की तरफ वापस आ गए हैं, हम उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है। वो सिंबल कह रहा है टू एस्टिमेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन इट्स मास यूजिंग एन एस्टिमेट ऑफ इट्स एवरेज डेंसिटीज़। और एवरेज डेंसिटीज़ मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई हैं आपके पास। और यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक ऑन वाटर और एयर। उसके थ्रू हम लोग उसकी डेंसिटीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं और क्या हो सकता है। और हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मास गिवन है और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम डेंसिटी को एस्टिमेट करेंगे और हम वॉल्यूम निकालेंगे। इसी तरह डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मास और वॉल्यूम पता करना होगा हमारे पास, और हम उसको सिंपल फार्मूलाज में पुट करेंगे और हम आंसर निकाल सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो जी, यहीं तक हम आज रखते हैं। आज हमारे पास एस्टिमेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सो आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।